नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक लेंगे। आज समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। सचिवालय में 11 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा की तैयारी के संबंध में बैठक की जाएगी। चारधाम यात्रा से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। कितने बजे ये बैठक होगी? कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? देखिए, 11 बजे का समय नियत किया गया है। ये बैठक सचिवालय में आहूत होगी और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, खास तौर पर शासन के जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जो विभागों के विभाग अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और अभी तक विभागों ने क्या क्या तैयारी की है यात्रा को लेकर के, वो मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद चर्चा के बाद, मंथन के बाद कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो किस रफ्तार से मुकम्मल की जानी है, कौन कौन से विभाग इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, यात्रियों की सुरक्षा कैसे होगी, और जो धाम है, इन धामों में जो यात्रियों की संख्या है, एक समय में कितनी संख्या में जो यात्री हैं वो दर्शन कर सकेंगे, और आवाजाही में यात्रियों को परेशानी ना हो, इस पर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। क्योंकि सरकार यात्रा को लेकर काफी गंभीर है, लिहाजा जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो सके, इस पर सरकार का फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, इस पर सरकार का फोकस रहेगा। चारधाम यात्रा की तैयारी के संबंध में आज बैठक करने वाले हैं। चर्चा आज होनी है चारधाम यात्रा से जुड़े पहलू पर। बने रहिएगा सोनू आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी उत्तराखंड से। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एआईसीसी की सूची जारी होते ही घमासान मचा है। प्रीतम ने प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूची में उत्तरकाशी और चंपावत जिला नदारद है। दोनों जिलों के नेताओं को स्थान नहीं दिया गया। कांग्रेस के कई दिग्गज जगह नहीं बना पाए। एआईसीसी की सूची जारी होते ही अब कांग्रेस में घमासान मच गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एआईसीसी की सूची जारी हुई, लेकिन सूची जारी होते ही कांग्रेस में घमासान मच गया, क्या अपडेट? देखिए, ये कांग्रेस का घमासान आने वाले समय में पूरी तरह से शांत हो पाएगा। कांग्रेस के इस घमासान पर पूरी तरह से विराम लग पाएगा। मुझे लगता है कि कहना भी जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस के जो इस वक्त हालात हैं, आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत रोज देखने को मिलती है, और कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी और खेमेबाजी है वो जगजाहिर हो चुकी है। लिहाजा अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक दूसरे पर तंज कसने से, सवाल खड़ा करने से गुरेज करते हुए नजर नहीं आते हैं। एआईसीसी की जैसे ही सूची जारी हुई, जो कि एआईसीसी के संगठन का अपना एक प्रावधान है, और उस संगठन के नियमों के तहत ही जो किसी भी स्टेट के पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लिहाजा ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, और एक पक्ष सवाल खड़े कर रहा है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, मौजूदा विधायक हैं, और दूसरी तरफ जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो नियमों का हवाला देकर अपना तर्क दे रहे हैं कि जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस वक्त भी तो जो उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया था, वो सभी कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं दे पाए थे पार्टी हाईकमान के नेता। और खास तौर पर जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो कितने ही वरिष्ठ हो, सबको एआईसीसी में स्थान नहीं मिल पाता है, सीमित संख्या में स्थान मिल पाता है। तो ऐसे में जहां प्रदेश अध्यक्ष संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं और उल्टा प्रीतम के सवालों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं
प्रीतम सिंह ने जिस तरह से प्रदेश प्रभारी की कार्यशैली पर और उनको लेकर के सवाल खड़े किए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस का जो ये घमासान है, ये फिलहाल अभी रुकता नजर नहीं आ रहा, शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आने वाले दिनों में उत्तराखंड में कांग्रेस का आपसी घमासान अनवरत यूं ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनवरत ये जो है घमासान देखने को मिल सकता है, ये आप कह रहे हैं। साथ ही सोनू, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी, जिस प्रकार से सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हैं, कुछ ऐसे नेता भी शामिल किए गए जिनसे यहाँ का कोई सरोकार नहीं है, इसको लेकर ही घमासान है। तो ऐसा आखिर किस कारण से किया गया है? क्योंकि एक तो पहले ही सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि एक तो पहले ही कांग्रेस खेमों में बटी हुई है, अब इसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, तो ये अंदरूनी कलह है जो और भी गहरा सकती है। देखिए, जो प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं, वो एक ऐसा नाम है जो इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय नहीं है और वो दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो अपने समर्थक राज्यों में होते हैं, उस रणनीति के तहत अपने लोगों को अपनी मनपसंद पदों पर या एआईसीसी जैसे स्थानों पर बैठा दिया जाता है। तो ऐसे में जो प्रीतम सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उनके सवाल वाजिब है इस लिहाज से कि जो उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय ही नहीं है और दूसरे स्थानों पर है। तो ऐसे में इन पार्टी कार्यकर्ताओं का आखिर नाम कैसे शामिल कर लिया गया है। दूसरा, जो कांग्रेस की इस वक्त की स्थिति है, वो ये है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस को एकजुटता दिखाने का पाठ पढ़ाया जा रहा पार्टी हाईकमान के माध्यम से, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो कार्यकर्ताओं को ये बात कही जा रही है पार्टी हाईकमान के माध्यम से कि आने वाले समय में सभी कांग्रेस के नेता वो एकजुट हों और एक मंच पर नजर आए और एक साथ मिलकर के चुनाव की रणनीति बनाने में जुट जाए। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब एआईसीसी की सूची जारी होने के बाद जो घमासान पार्टी में दिखाई दे रहा है, इससे लगता नहीं है कि आने वाले समय में तमाम कांग्रेसी नेता एकजुट हो पाएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर एकजुट नहीं होते हैं तो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं आने वाले समय में और भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सोनू, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस के नेता जब एकजुट नहीं होंगे तो इसका फायदा जो विरोधी दल के नेता हैं कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। और दूसरा, जो कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही है, वो एकजुट नहीं होने से आने वाले समय में जो चुनाव होंगे इसका खामियाजा सीधे तौर पर पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और अब ये देखना होगा कि जो वरिष्ठ नेता एआईसीसी की सूची में शामिल होने थे, जिनके नामों को शामिल किया जाना था, वो शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी होगी तो वो फिर अपने हिसाब से आगे की सियासत का खेल खेलेंगे। तो ऐसे में जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका एआईसीसी की सूची में शामिल नहीं होना, ये आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस के घमासान को और भड़काएगा। और जब कांग्रेस का घमासान बढ़ेगा तो इसका खामियाजा सीधे तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बने रहिएगा सोनू आप। तो उत्तराखंड कांग्रेस में आईसीसी की सूची जारी होते ही घमासान शुरू हो गया है। सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हैं, जिसको लेकर घमासान मच गया है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें जिम्मेदार बताया। प्रीतम ने कहा, प्रभारी ऐसा करके उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर, बद्रीनाथ हाईवे पर भूधसाव बढ़ रहा है। दरारों के बाद 10 फीट गड्ढा गहरा हो गया है। रेलवे गेस्ट हाउस के पास गड्ढा हुआ है। गड्ढे को देखकर लोग हैरान हुए हैं। भूधसाव से बद्रीनाथ हाईवे बदहाल हुआ है। संगठन बीआरओ ने गड्ढे को भरने का कार्य किया है। बद्रीनाथ हाईवे पर भूधसाव बढ़ रहा है। अब बद्रीनाथ हाईवे पर भूधसाव बढ़ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है चिंता सताने लगी है लोगों को दरारों के बाद, क्योंकि 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। पहले जोशीमठ में इस तरीके के हालात हम देख रहे हैं लगातार, किस तरीके से जोशीमठ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इसके बाद अब बद्रीनाथ हाईवे पर भी जो है भूधसाव बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, बद्रीनाथ हाईवे पर भूधसाव बढ़ रहा है। पहले हमने जोशीमठ की तस्वीरें देखी, किस तरीके से लगातार जोशीमठ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे पर भी भूधसाव बढ़ रहा है।
देखिए ये वही इलाका है जोशीमठ वाला जिस क्षेत्र में पहले भूधसाव हुआ, फिर भूमि से जल का स्रोत फूटा और उसके बाद फिर ये चर्चाओं का विषय बना और सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए लोगों को, प्रभावित लोगों को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। कई लोग अभी शिविरों में रह रहे हैं और ऐसे में इसी इलाके में जो बद्रीनाथ हाईवे है उस पर पहले दरारें हुई थी और दरारों को ठीक करने का दावा बीआरओ ने किया था और उसके बाद फिर अब दरारों का आकार फिर से बढ़ रहा है। देखिए इसी मार्ग से तमाम लाखों की संख्या में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं और अगर इस हाईवे का ये हालात यूं ही देखने को मिले तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा। अब इसमें बीआरओ को अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि यात्रा सीजन के दौरान और खास तौर पर जब यात्रा शुरू हो जाएगी उसके बाद जब बरसात का समय शुरू होगा, बारिश का समय होगा तो पर्वतीय क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन की स्थिति हम देखते हैं और जहां पर ये दरारें देखी जा रही हैं, ऐसे में इस इलाके में भी अगर हाईवे को ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की आशंका लगती है तो बीआरओ कैसे इसकी व्यवस्था करेगा और कैसे यात्री आवाजाही कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और बीआरओ ने फिलहाल तो अब इस पर कार्य शुरू कर दिया है, इस गड्ढे को भरने का कार्य किया गया है। बावजूद इसके आने वाले समय में अगर यही हालात हम देख पाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए भी, सिस्टम के लिए भी और यात्रियों की आवाजाही के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे में बीआरओ को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, खास तौर पर इस क्षेत्र में लगातार नजर बनाए रखने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल नज़र बनाए रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। हालांकि जो है प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन अब प्रशासन का क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्योंकि हाईवे पर दरार आने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या, अब ऐसे में जो आपने भी जिक्र किया कि समस्याएं श्रद्धालु के लिए, खास तौर से जो बद्रीनाथ के लिए जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए त्वरित और तत्काल कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए ज्यादातर जो है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की जिम्मेदारी होती है। जो सीमाओं से जुड़ी हुई सड़कें हैं, खास तौर से हाईवे हैं, इनकी देखरेख का जिम्मा जो है वो बीआरओ के पास होता है और ऐसे में जो बीआरओ की टीम है वो कुछ अलग अलग स्थानों पर नियत रहती है और लगातार नजरें बनाए भी रखती है और इसके सहयोग के लिए जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां हैं, लोक निर्माण विभाग है या अन्य संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मशीनों सहित यात्रा सीजन के दौरान खास तौर पर हाईवे पर तैनात रहते हैं ताकि जो यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं इनको असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो बीआरओ के हों, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हों, ये सब के सब इस पूरे के पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और यदि दरारों का आकार नहीं बढ़ता तो फिर हल्के वाहनों से यात्रा में किसी तरीके का कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर दरारों का आकार बढ़ता है तो एक चिंता का विषय हो सकता है, तो इसका निस्तारण फौरी तौर पर ये दोनों की दोनों प्रशासनिक इकाइयां कैसे कर पाएंगी ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा सोनू आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बद्रीनाथ हाईवे पर भूधसाव बढ़ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। दरारों के बाद 10 फीट तक गहरा गड्ढा हुआ, रेलवे गेस्ट हाउस के पास ये गड्ढा हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है दरारें बढ़ती जा रही हैं, भूधसाव हो रहा है। गड्ढे को देखकर लोग हैरान हो गए हैं। हालांकि संगठन बीआरओ ने गड्ढे को भरने का काम किया है, लेकिन फिर भी लोगों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये तस्वीरें देखकर। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला मामला, 101 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के अधिकारी इसमें शामिल हैं। यूपी, हिमाचल, हरियाणा के भी अधिकारी शामिल हैं। समाज कल्याण अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक और उपनिदेशक समेत 101 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की। उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सितंबर 2017 में प्रदेश में करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ था। सैकड़ों शिक्षण संस्थानों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर SC/ST वर्ग के छात्रों का फर्जी तरीके से दाखिला दर्शाया था।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले मामले में 101 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। क्या अपडेट इस मामले को लेकर, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए पूनम, ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि छात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर छात्रों को दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति है उसको शिक्षक संस्थानों ने और जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने गोलमाल किया और इसमें घपला हुआ। और घपला जब सामने आया तो इसमें टीम गठित की गई और टीम ने अपनी लंबी जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट तैयार की और चार्जशीट अब जो है वो कोर्ट में पेश कर दी गई है। और इसमें तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अधिकारी इसमें शामिल हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और उनको जेल में पहुंचाया और उसके बाद फिर वो जमानत पर बाहर आ गए और फिर उनके प्रमोशन कर दिए गए। अब वो उच्च पदों पर आसीन है। तो ऐसे अधिकारियों को एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा क्योंकि चार्जशीट तैयार हो गई है। और अब चूंकि इस मामले में जब आगे जांच पड़ताल एसआईटी करेगी तो और लोग इसमें शामिल होंगे। कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी मिलीभगत से, कई ऐसे विभागीय अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से इस पूरे के पूरे छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्तता पाई गई है। और खास तौर से जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति है, छात्रों का हक मार करके अधिकारी और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों ने आपस में बंदरबांट की है। और ऐसी धनराशि को अब एसआईटी वापस लाने की कोशिश कर रही है, ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है और खास तौर पे बड़े संख्या में। और ये देखिए उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग और प्रांतों के भी इसमें कर्मचारी शामिल हैं। तो ऐसे में उन पर भी जो एसआईटी है वो एक्शन ले सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो संबंधित जो राज्य हैं उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति की कोशिश की जा रही है। देखिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है क्योंकि छात्रों का हक मार करके इस पैसे का गबन किया गया और ऐसे में अब एक के बाद एक और खुलासे होंगे और जो इसमें संलिप्त लोग हैं खास तौर पर न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि बाहरी क्षेत्रों के भी ये सब के सब सलाखों के पीछे जाएंगे और संभवतः आने वाले समय में नियमों के तहत इनसे ये जो गबन किया गया है धन की वसूली की जाएगी। जी पूनम। बिल्कुल, जो गबन किया गया है धन की वसूली इनसे की जाएगी। बने रहिएगा सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 101 अधिकारियों के खिलाफ इस पूरे मामले में अभी चार्जशीट दाखिल की गई। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक और उप निदेशक समेत 101 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की। 11 अधिकारियों के खिलाफ अभी विवेचना चल रही है जबकि 12 अन्य के खिलाफ विवेचना मुकदमे के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। एसआईटी ने भ्रष्टाचार अधिनियम, धोखाधड़ी और सरकारी पैसे के गबन के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। गैरसैंण प्रशासनिक इकाई घोषित कर सकती है। एसडीएम स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी मिल सकती है, जिम्मेदारी दी जाएगी। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जा सकती है। गैरसैंण का विकास करने के लिए व्यवस्था लागू हो सकती है। देहरादून से ये खबर, गैरसैंण प्रशासनिक इकाई घोषित कर सकती है। एसडीएम स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, गैरसैंण प्रशासनिक इकाई घोषित कर सकती है, एसडीएम स्तर के अधिकारी को कहा जा रहा है जिम्मेदारी मिलेगी। क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है वो गैरसैंण है और गैरसैंण वो जो स्थान है वो चमोली का एक स्थान है, कर्णप्रयाग से कुछ अंदर जाकर के स्थान है। तो ऐसे में इसी मार्ग से चारधाम यात्रा का भी संचालन होता है और यही वो मार्ग है जहां पर आने वाले समय में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत होना है। पिछली बार भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि यात्रा सीजन के दौरान गैरसैंण में सत्र आहूत करना एक सरकार के लिए भी खास तौर से स्थानीय जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, इनके लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यात्रा को भी सफलतापूर्वक संचालित करना है और ऐसे में जो सत्र की व्यवस्था है उनको भी मुकम्मल करना है क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और तमाम मीडिया सहित प्रशासनिक अधिकारी सत्र के दौरान मौजूद होते हैं। तो व्यवस्थाएं बिगड़े ना, डगमगाए ना, इस लिहाज से अब इस पर विचार किया जा रहा है। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में
हो सकता है कि एसडीएम स्तर के अधिकारी को जो है जिम्मेदारी सौंप दी जाए और जो गैरसैंण विधानसभा वाला जो इलाका है, इस इलाके में एक प्रशासनिक इकाई का गठन कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ये संतुलन बने। अगर यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड सरकार गैरसैंण में कोई विधानसभा का सत्र आहूत करना चाहती है, तो यात्रा भी बाधित ना हो और सत्र भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो एक संतुलन बनाने के लिहाज से ये परिकल्पना की जा रही है। आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि गैरसैंण क्षेत्र में एक प्रशासन की इकाई गठित की जाएगी और एसडीएम स्तर के अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी पूनम। जी सोनू, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गैरसैंण प्रशासनिक इकाई घोषित कर सकती है, एसडीएम स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी यहां पर दी जा सकती है। गैरसैंण का विकास करने के लिए व्यवस्था लागू हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।